जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूं कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज ने अपना आगमन रखा और कब तक हमारे देश में यहाँ पे रहे। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पुर्तगाली के आगमन के बारे में पूर्णतः बताया है। पुर्तगाली ने किस प्रकार भारत में एंट्री लिया, डच ने किस प्रकार भारत में एंट्री लिया, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो आपको पिछले वीडियो में दिया है। आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे अंग्रेजों के आगमन के बारे में। यहाँ देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके आगमन का कड़ी पूछ लिया जाता है कि कैसे कैसे वो आते हैं। जैसे कि पीडी, ईडीएफ। पीडी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये लय एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको आप आराम से ऐसे याद कर सकते हैं, पीडी, ईडीएफ। इससे आपको इसका लय याद हो जाएगा कि कब कौन आता है। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजों के आगमन को लेकर कि जब भारत में अंग्रेज आते हैं उस वक्त भारत की क्या स्थिति रहती है। भारत की स्थिति, व्यापार पुर्तगाल और डच के कंट्रोल में है। पूरा का पूरा तो पुर्तगाल के कंट्रोल में है। डच अभी भारत में एंट्री ही लिए हैं, जिसमें इंडोनेशिया से अपना व्यापार कर रहे हैं और भारत में बस आ जा रहे हैं। और हिंद महासागर पर पुर्तगाल का अधिकार है। पिछले वीडियो में मैंने बताया ही आपको कि जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है तो उसके बाद से जितने भी 100 साल वो रहते हैं भारत में, 100-150 साल, तो वो पूरा हिंद पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे उनको उनका डाकू कहा जाता है कि यहाँ पे जो जितना भी इलाका है हिंद महासागर, या तो हारमूज से लेकर मलक्का तक का जो भी क्षेत्र है, ये पुर्तगाल के अधीन है। विदेशी व्यवसाय पूरा पुर्तगाल के अधीन चल रहा है। दरबार में भारत के जो भी दरबार हैं या क्षेत्रीय राजा के जो दरबार हैं, वहाँ पे जो व्यवसाय चल रहा है वो पुर्तगालियों के अधीन चल रहा है। पुर्तगाली ही वहाँ के व्यवसाय पे अधिकार जमा के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि 1999 के दौरान जॉन मिडल्टन भारत आता है। वहाँ से ये भारत आता है ये देखने कि जो पुर्तगाली लोग इतना सालों से व्यापार कर रहा है तो बहुत ज़्यादा धन संपदा बटोर लिया था। सामने डच भी जाते हैं, यहाँ पे नीदरलैंड वाले डच जो आते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी देखते हैं लोग कि ये भी लोग अमीर होते जा रहा है। तो नीदरलैंड के सामने ही ना इंग्लैंड है, ये भी देख रहा है कि सब व्यवसाय से इतना बढ़ते जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसके बारे में पता किया जाए। तो ये भी क्या करता है, वहाँ से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है जॉन मिडल्टन, जो 1599 में निकलता है और देखता है भारत में आता है, इंडोनेशिया में आता है और देखता है कि व्यवसाय किस प्रकार का चल रहा है, कौन इलाका बेहतर है। तो वहां वो सूरत में जाता है, कई जगह जाता है, लेकिन एक व्यापारी के रूप में जाता है घूमते फिरते हुए। तो ज्यादा उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, कोई उस पर रोक नहीं लगाता है, क्योंकि किसी दरबार में नहीं ना जाता है परमिशन मांगने कि हमको भी व्यापार करना है यहाँ पर। तो इसलिए वो आता है और भारत को बस स्थिति देख कर चला जाता है। जब उस स्थिति से ये भाप जाता है कि अगर वहाँ से हम भी अपना व्यवसाय लेकर इधर आएंगे तो हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ोतरी होगी। और वही 1599 में जब वापस भारत से जाता है इंग्लैंड, अब वहाँ के लोगों और व्यवसायियों से बात करता है कि हम भी चलिए व्यापार के लिए निकलते हैं भारत। तो भारत के व्यापार के लिए निकलने के लिए 1600 में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये उस कंपनी का नाम होता है जिसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाद में यहाँ पे कोई कंपनी नहीं रह गई थी। इंग्लैंड से लगभग 3 कंपनियां आती हैं, उसी को मिला जुला के ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया बाद में। लेकिन शुरू में जो कंपनी आई थी उसका ये नाम था, इतना लंबा चौड़ा। वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन बस बताने के लिए है कि ये कंपनी आई थी। ये कंपनी में एलिजाबेथ भी जो थी वो भी शेयर धारक थी। ये कंपनी पूरी तरह से निजी कंपनी थी, ये बिल्कुल सरकार के अधीन चलने वाली कंपनी नहीं थी। वहाँ के इंग्लैंड में जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो लोग मिल करके इस कंपनी का निर्माण करते हैं जिसमें एलिजाबेथ का भी शेयर लगा रहता है। तो वहाँ पे से वो निजी कंपनी बनती है। इस कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ को बनाया जाता है। कंपनी के प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ को बनाया जाता है। जब ये कंपनी आती है तो बात करते हैं इंग्लैंड वाले व्यवसायी कि हम लोग पैसा लगाए हैं तो हम लोग भी जब व्यवसाय करके वापस लौटेंगे तो लोगों को तो लगेगा कि हम भी जाएं। तो वहाँ पे और भी व्यवसाय जो अलग से थे वो भी सोचेंगे भारत आने का। इसलिए एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए एक अधिकार ले लिए कि आप एक पेपर साइन करके दीजिए जिसमें लिख कर दीजिए कि 15 साल तक व्यापार हमारी ही कंपनी करेगी, कोई और इंग्लैंड से आकर कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। इसलिए एलिजाबेथ ने उनको पेपर साइन करके दे दिया कि जाइए आप व्यापार कीजिए, 15 साल तक कोई और इंग्लैंड से व्यापार करने भारत नहीं जाएगा।
जब वो भारत व्यापार करने आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। शुरुआत में व्यापार करने जब आते हैं तो वो भारत ना पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंचते हैं, क्योंकि भारत में तो पुर्तगालियों का दबदबा था, उनको कोई छू पाता तो बड़ा दिक्कत हो जाता ना, लड़ जाते, इंग्लैंड को वहाँ से भागना पड़ता। इसलिए वो कहाँ जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं या आसपास के उस द्वीप के इलाके पे जाते हैं जहाँ से मसाला मिल जाता। पहले ही वीडियो में मैंने बताया है कि यूरोप वासी को मसाला बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो क्यों आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यूरोप में मसाला का डिमांड था, तो वो भारत आते हैं, शुरू में मसाला का व्यापार करना चालू कर देते हैं। कुछ साल तक व्यापार ऐसे ही चलता रहता है, मसाला को लेके या वस्त्रों को लेकर। वो वहाँ पे सूरत में भी जानते हैं, मतलब हर जगह पे जाते हैं व्यावसायिक रूप में। पुर्तगाली व्यावसायिक से जितना टैक्स लेना था उतना टैक्स ले लेते थे और व्यावसायिक रूप में इनको सामान देके वापस भेज देते थे। फिर एक दिन क्या होता है, वहां पर इंग्लैंड में एलिजाबेथ जो रहती हैं वो 1603 में मर जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि इस नाम से, उस समय भारत में शासक कौन था। उस समय भारत में शासक अकबर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर क्या होता है, 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पे जेम्स प्रथम राजा बैठते हैं सत्ता में। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 16 से 8 में जेम्स प्रथम बैठे रहते हैं सत्ता में। वो सोचते हैं कि व्यापार जो छुटपुट चल रहा है, छोटा मोटा लाभ हो रहा है, उसके जगह पे थोड़ा बड़ा लाभ कमाया जाए, थोड़ा सा बड़ा किया जाए व्यापार को। तो वो क्या करते हैं, अपने तरफ से एक राजदूत भेजते हैं मुगल दरबार के लिए, कि यहाँ पे भारत में तो उस समय मुगल दरबार ही बैठा हुआ था, इसके बारे में तो उनको जानकारी था ही। तो मुगल दरबार में वो सोचे कि अकबर बैठा हुआ है, जैसे एलिजाबेथ के टाइम में अकबर थे तो अभी भी अकबर होंगे। तो वो हॉकिंस के हाथ से, अपने यहाँ से राजदूत हॉकिंस के हाथ से अकबर के नाम का लेटर भेजते हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, 1605 के समय में अकबर की हो जाती है मृत्यु। तो ये लेटर भेजते हैं 1608 में। इतना जल्दी तो वहाँ से खबर थोड़ी ना जाता था, आज का ज़माना थोड़ी है कि व्हाट्सअप इंटरनेट से हम भेज दिए खबर। तो उस समय खबर इतना जल्दी भारत से इंग्लैंड नहीं पहुँचता था। तो ये क्या करते हैं, 1608 में अकबर के नाम का लेटर भेजते हैं मुगल दरबार में। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं हॉकिंस, तब सबसे पहले हॉकिंस पहुँचता है सूरत। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस जहाज़ से पहुँचता है, तो सूरत में वो पहुँचता है हेक्टर जहाज़ से पहुँचता है, ठीक है। हेक्टर जहाज से पहुंचता है सूरत, और सूरत से पहुंचता है आगरा। आगरा में जाता है मुगल दरबार में, तो वहां पे देखता है कि जहाँ अकबर तो है ही नहीं, अकबर मर चुके हैं, हम लेटर लाए हैं अकबर के नाम का। फिर भी डरे डरे दे देता है जहांगीर को। तो जहांगीर उनका लेटर पढ़ता है कि अकबर के नाम का है, तो अपने पिता के नाम का लेटर फेंक के थोड़ी ना दुखी हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि लेटर पढ़ता है। तो लेटर में क्या लिखा रहता है, लेटर में लिखा रहता है कि हम इतने दिनों से आपके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, आप हमको कोई कोठी दे दीजिए, क्योंकि भारत में हम व्यापार करते हैं या आसपास के इलाकों में हम व्यापार करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम सामान इकट्ठा करें। हम आते हैं तो 1 साल ले व्यापार करते हैं और जगह नहीं है हमारे पास रखने के लिए, तो हमको एक आप कोठी बनाने का अनुमति दे दीजिए। तो ये जब लेटर पढ़ता है, और प्लस ये भी तो देखिए, जो ये हॉकिंस रहता है ये द्विभाषी रहता है, कई तरह का भाषा बोलना जानता है, तुर्की जानता है, फारसी जानता है, इंग्लिश जानता है, कई और भाषा इसको आता रहता है। तो जब जहांगीर से मिलता है ना, तो ये फारसी में बात करता था। जहांगीर बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि देखो एक कितना अच्छा आदमी आया है जिसको फारसी में भी बात करने आता है। अब बड़ा अच्छे से आदर से उनसे मिलता भी है जहांगीर से ही हॉकिंस। तो इस बात से जहांगीर सोचता है कि इनको हम सूरत में एक तो कोठी दे। लेकिन दरबार में पुर्तगाली बैठा रहता है सब। अब पुर्तगाली कोई बात पचता नहीं है कि 100 साल से व्यापार हम संभाल रहे हैं, नौसेना हम संभाल रहे हैं। एगो नया आदमी को देखते ही जहांगीर इतना इंप्रेस हो गए फारसी बोलने से कि उनको हम एगो कोठिए दे दे। तो जहांगीर को समझाने लगते हैं कि हम आपसे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आप उनको नए लोगों को कोठी मत दीजिए, वो हमारे ही देश के बगल में है, फिर हमसे ही झगड़ा करना चालू कर देंगे, व्यवसाय में लफड़ा आ जाएगा, 2 तरह के लोग आ जाएंगे, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। पहले से ही डच आ चुके थे भारत, अब इंग्लैंड वाले भी आ गए, तो प्रतिद्वंदी के चक्कर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता। जहांगीर चाहता नहीं था कि पुर्तगालियों से लफड़ा ले, इसीलिए वो क्या करता है, अनुमति दे करके भी अनुमति वापस ले लेता है। तो मतलब जैसे ही अनुमति मिलता है तो हॉकिंस तुरंत सूरत जाता है, वहाँ पे काम चालू कर देता है। लेकिन फिर अगला लेटर आता है जहांगीर का कि हाँ, यहाँ आप व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि पुर्तगालियों ने उसको रोक लिया हुआ था। तो इतना दूर से कोई राजदूत आएगा एगो राजा का, तो जहांगीर उसको सम्मानित नहीं करेगा, कुछ तो कहेगा कि हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो वो क्या करता है, उसको 400 का मनसब देता है।
कि आप हमारे यहाँ रुकिए और 400 का मनसब ले लीजिए। मनसब का अर्थ क्या होता है? पहले से ही पुर्तगालियों को भी मनसब मिला रहता है। मनसब का अर्थ होता है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। जैसे इसके पास क्या था? अच्छे जहाज़ थे, नौसेना था, तो ये क्या करते, यहाँ पे नदी वाले इलाके में, सागर वाले इलाके में यहाँ पे उसकी मदद कर सकते थे कि बाहर से कोई मान लीजिए अटैक करता जहांगीर के ऊपर, तो वो उसकी रक्षा करते। और नए नए आविष्कार भी थे इंग्लैंड वालों के पास। प्लस देखिए कि हॉकिंस क्या रहता है? द्विभाषी रहता है, कई तरह का भाषा जानता है। इसके पहले कोई ऐसा आया नहीं था जिसको हर भाषा उसको पता हो। तो जहांगीर सोचता था कि कई और व्यापारी अगर हमारे पास आएंगे तो हॉकिंस को अपने साथ लेके चलेंगे और वो भाषा अलग अलग भाषाएं बात करके हमको बताएगा, तो उसका द्विभाषी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता था। इसीलिए हॉकिंस को 400 का मनसब देता है और उससे इंप्रेस होकर उसको इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है, क्योंकि उसको फारसी में बात करने आता है तो उसको अच्छा लगता है, तो उसको इंग्लिश खां की उपाधि भी देता है। तो सूरत में जब इनको कोठी नहीं मिल पाती है तो वो दक्षिण भारत की तरफ आते हैं और वहाँ के राजा, जो क्षेत्रीय राजा होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको एक कोठी बनाने का परमिशन दे दीजिए। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में इनको एक अस्थायी कोठी बनाने का परमिशन मिल जाता है कि हाँ, अब व्यापार के लिए, अब मान लीजिए पूरे भारत में या इंडोनेशिया से व्यापार करेंगे तो एक जगह तो इनको मिल गया ना जहाँ पे जाके सामान अपना इकट्ठा करेंगे। तो मसूलीपट्टनम में इनकी पहली कोठी बन के तैयार हो जाती है। 1611 में एक मिडलटन व्यापारी रहता है जो सूरत में व्यापार करता है। वो क्या करता है, जब उसका व्यापार चल रहा है तो पुर्तगाली तो पूरा चिढ़े रहते हैं कि नया व्यापारी है, इनको तो क्यों तरह हम कोठी नहीं देने दिए सूरत में, अब व्यापारी अपना चला रहे हैं और जाके इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे मसूलीपट्टनम में अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो मिडलटन से ना पुर्तगाली का झगड़ा हो जाता है और उस पुर्तगाली का जो झगड़ा होता है उसमें क्या करता है, मिडलटन उनको हरा देता है। जहाँ पे पुर्तगाली भारत में इतने पावरफुल सत्ता रहता है, उनका नौसेना इतना स्ट्रांग रहता है, वो अपनी नौसेना द्वारा मुगल का सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे एक व्यापारी, मिडलटन व्यापारी से वो हार जाते हैं। इससे उनका घोर बेइज्जती होता है। अब जहांगीर इस बात से बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि दरबार में भी जहांगीर को बड़े परेशान किए हुए थे पुर्तगाली, तो चाहते थे कि कोई नया व्यापारी भी आए जो इनको थोड़ा दबाए। तो जब जहांगीर जानता है कि पुर्तगालियों को ही हरा दिए हैं अंग्रेज, तो 1612 में सूरत की कोठी को वो पास कर देता है कि जाइए सूरत में अपना कोठी अब बना लीजिए। अब इनको सूरत का कोठी मिल जाता है, जिसको 1613 तक वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद से जेम्स प्रथम जो होते हैं वो इंग्लैंड से 1615 में थॉमस रो को भेजते हैं। थॉमस जो रो होता है वो बहुत कूटनीति वाला आदमी होता है, वो शांत नहीं रहता है हॉकिंस की तरह, वो दिमाग लगाता है कि व्यापार को किस तरह बढ़ाया जाए। तो वो क्या करता है, वहाँ पे कूटनीति का प्रयोग करता है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। कई सारा कोठी बनाता है, राजा से के उतरे परमिशन पास करवा लेता है कि हमको और कोठी दे दीजिए कि व्यापार हम अपना बढ़ा ले। जहांगीर तो पहले से ही खुश था, तो अपना कोठी का परमिशन पास कर देता था। पुर्तगाली डच को लूटता है। पुर्तगाली और डच के जो भी जहाजी बेड़े होते हैं जो हिंद महासागर में आते जाते रहते हैं, उनको लूटना चालू कर देता है। और जो राजा, जो क्षेत्रीय राजा से जो कोठी बनाने का पास करवाता है, तो कोठी जब कोई राजा, मान लो क्षेत्रीय राजा उनको कोठी देगा, तो उन पर टैक्स तो लगाएगा ना कि आप अपना व्यापार कर रहे हैं या हमारे राज्य में अपना सामान दे रहे हैं, तो आपको हम इतना टैक्स लगाएंगे। तो उतना टैक्स ना देने का भी विरोध करता है। इस सोचता है जैसे पुर्तगाली लोगों को पहले से कई जगह पे ना कई तरह का फरमान मिल चुका था कि आप मेरे इलाकों में फ्री टैक्स कीजिए, फ्री व्यापार कीजिए। ये भी चाहते थे इनको भी ऐसा कुछ मिल जाए कि कई जगह पे अपना फ्री व्यापार करने लगे। तो क्या करता है, इस सब के लिए वो कई तरह का चेतावनी लोगों को देता है कि आप हमको ऐसा हमको अपना व्यापार करने दीजिए, नहीं तो हम आपका व्यापार को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। संधि करता है, षड्यंत्र का प्रयोग करता है। उसके बाद क्या होता है, 1620 में नौसेना विद्रोह होता है पुर्तगालियों से। जो पुर्तगाली जो हर बार इनसे हर जगह पे जो भिड़ रहे थे, फाइनली 1620 में नौसेना विद्रोह द्वारा पुर्तगाली को पूर्णतः हरा ही देते हैं। उसके बाद पुर्तगाली से इनका लफड़ा एकदम खत्म। अब पुर्तगाली इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें वो नौसेना विद्रोह में पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर 1623 के बाद भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, गुजरात कई जगह पे अपना बड़ा बड़ा कोठी खोलना चालू कर देते हैं, कारखाना लगाना चालू कर देते हैं। 1625 में सूरत की किलेबंदी करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अब यहाँ पे ये अपना साम्राज्य बैठाना चालू कर रहे हैं, यहाँ से अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसी को देखते हुए उनको 1632 में एकदम गोल्डन ऑफर मिल जाता है। गोलकुंडा के शासक से उनको सुनहरा फरमान मिलता है। इसका मतलब क्या है कि मात्र उस इलाके में 500 पैगोड़ा वार्षिक किराया देकर पूरे साल भर उस क्षेत्र पर मुक्त व्यापार का इनको परमिशन पास हो जाता है।
सिर्फ 500 पगौड़ा देंगे और 500 पगौड़ा देकर वहाँ के इलाके पे पूरा मुक्त व्यापार करेंगे, उनका बंदरगाह का भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर उनको अब अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहीं से इनकी लाभ की शुरुआत होती है। यहाँ से जो इनका लाभ का शुरुआत होता है वो एकदम रुकता नहीं है। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टा पर लेते हैं। अब पट्टा पर लेने का अर्थ क्या है कि 100 से 90 साल तक हो गया मद्रास उनका। अब वहाँ पे वो आराम से अपना कोठी बनाएंगे, अपना जगह बनाएंगे, अपना व्यापार को बढ़ाएंगे, कई तरह का कारखाना लगाएंगे, अपना शहर का निर्माण करना चालू कर देंगे, क्योंकि मद्रास उनको क्या मिल गया, पट्टे पर मिल गया। और वहाँ पर जब उनको पट्टे पर मिल गया तो वहाँ उनका पहला किला बनकर तैयार होता है, जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहीं पर उनका पहला किला बना, पहला स्तंभ का निर्माण हो गया, पहला स्तंभ मद्रास में बनकर तैयार। क्योंकि वो जो मद्रास वाला इलाका था उस समय वो इतना डेवलप नहीं था, वो बहुत जंगली इलाका था। तो वहाँ का राजा सोचा कि आराम से दे देते हैं पट्टे पर, उससे हमको वार्षिक किराया मिल जाएगा। 1651 में हुगली में पहली कोठी लगाता है लो। हुगली वो क्षेत्र जहाँ पे पुर्तगाली और डच पहले से ही एकदम दबदबे में बैठे हुए थे। हुगली वाले क्षेत्र में डच को यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार था, डचों से भी इनका भिड़ना एकदम चालू हो चुका था उस समय में। तो यहाँ पे पुर्तगाली डच पहले से ही हुगली में बैठे हुए थे और ये भी अब किला वहाँ पे बना लेते हैं। वहाँ पे कासिम बाजार पटना में पुर्तगाली डच पहले से मौजूद थे। 1661 में यूरोप में एक घटना घटती है, ये बड़ा कमाल का घटना होता है। यहाँ पे देखा पुर्तगाली का भारत में क्या होता है, पूरा बैंड बजा रहता है। एक तरफ तो बैंड पहले से डच बजा रहे थे, अब अंग्रेज भी उनका बैंड बजा रहे थे, तो बड़ा बेइज्जती होता था पुर्तगाली का। तो पुर्तगाली दिमाग लगाते हैं कि क्यों ना किया जाए कि अपने यहाँ की राजकुमारी कैथरीन का ब्याह करवा दिया जाए ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। अब यूरोप में ये का बात चलता है और यहाँ पे इनकी शादी हो जाती है। और यहाँ पे जब इनकी शादी होती है तो पुर्तगाल वाले क्या करते हैं, बम्बई, भारत में यहाँ पे बम्बई द्वीप था, वो बम्बई द्वीप को उठाकर दहेज में दे देते हैं चार्ल्स द्वितीय को, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय को। सोचो ब्रिटेन में बैठा है चार्ल्स द्वितीय और भारत के यहाँ पे क्षेत्रीय राजा इनको मना नहीं कर पाए, दहेज में उठा के हमारी बम्बई को दे रहे हैं। अब तो बम्बई मिल गया ब्रिटेन को, तो चार्ल्स द्वितीय क्या करता, वहाँ पे रहकर यहाँ क्या दहेज लेकर क्या करता है, तो वो क्या करता है 1668 में 10 पाउंड के सालाना के हिसाब से ब्रिटेन कंपनी को देता है। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको तो पता था कि यहाँ पर हमारी कंपनी काम कर रही है, उनके वो काम आ जाएगा। तो 1668 में वो क्या करता है, उठा के बम्बई किसको दे देता है, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और वहाँ पे आयकर आते हैं और बम्बई की स्थापना करते हैं, पूरा बम्बई को मस्त शहर बना देते हैं रहने लायक, और वहाँ से उनका व्यापार एकदम बढ़ चढ़ जाता है। सूरत तो पहले ही बम्बई के बगल में बैठा हुआ है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा था। अब उनका प्रॉपर इलाका बन गया बम्बई, और सेकेंड स्तंभ इस तरह बनकर हमारा तैयार हो जाता है। भारत में हम जानते ही हैं पहले से कि भारत में इनका 3 स्तंभ था, एक था मद्रास, एक था बम्बे, एक था कलकत्ता। 2 स्तंभ तो बन के तैयार हो गया था, बम्बई मद्रास में स्तंभ इनका बनकर तैयार हो चुका है। अभी तीसरा स्तंभ के प्रति दिमाग लगाते हैं कि बंगाल में जो व्यापार है ये भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ से रेशम का व्यापार, सोरा का व्यापार, अफीम का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रचलित था। तो वो चाहते थे कि ऐसा यहाँ पे भी एक बम्पर कोठी बना लिया जाए। लेकिन 1651 में अपना कोठी बनाते हैं, लेकिन वहाँ से बस व्यापारी बन के ही काम करते हैं, आगे वो बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मुगल सत्ता में बैठता है एक तो पावरफुल राजा जिसका नाम रहता है औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनकर बैठता है 1658 में और 1707 तक रहता है। तो उस दौरान जब औरंगजेब बैठ जाता है तो इनका दाल अब नहीं गलता है। ये सोचते हैं कि अब कलकत्ता पे हम कंट्रोल कर ले, जैसे मद्रास और बम्बई पे किए हैं वैसा नहीं कर पा रहे थे। 1680 में औरंगजेब एक कर लगाता है जिसका नाम रहता है जजिया कर। पहले से अंग्रेज कई सारा कर दे ही रहे थे, अब जजिया कर आ गया था। जजिया कर का अर्थ क्या था कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन पे एक टैक्स लगेगा उनके व्यापार को लेकर। तो अब इस बात पे कंपनी को आ जाता है गुस्सा कि पहले से टैक्स दे रहे हैं अब और हम पे कर लगाया जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि हुगली के इलाके जो इनकी पहले से कोठी लगी हुई थी, वहां पे इनका व्यापार चल रहा था, वहां पे मुगलों से ही भिड़ना चालू कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि सत्ता में कौन बैठा है, उठा के इनको फेंक सकता है पूरा देश से। ये क्या करते हैं, हुगली में वहां लड़ना चालू कर देते हैं मुगल के किला पे, उनके किला को लूटना तक चालू कर देते हैं, उनके सरदारों से बकझक करना, उन पे युद्ध करना, छोटे मोटे इलाकों पे उन पे युद्ध कर देना, उनके किला को तोड़ना, ये सब चालू कर देते हैं। तो इस बार यह खबर जैसे ही पहुंचता है औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब तो पूरा खिसिया जाता है कि हमारे देश में रह रहे हो, हम ही से व्यापार कर रहे हो और हम ही पे चढ़ रहे हो। तो औरंगजेब एक आदेश निकालता है
1686 में, मतलब 6 साल तक इनका अति बर्दाश्त करता है और 1686 में एक आदेश निकालता है कि पूरे भारत से अंग्रेजों को भगाओ। और जो अंग्रेज था ना, जो औरंगजेब के मुगलों से लड़ा था, उसका नाम जॉन चाइल्ड था तो चाइल्ड नाम का बच्चा ही, लेकिन मुगल से लड़ने चला गया। तो 1686 में जब औरंगजेब अभियान चलाता है कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाया जाए, तो सब जगह से भगाना चालू कर देते हैं। कलकत्ता से भगाते ही हैं, बम्बई से भगाते हैं, मसूलीपट्टनम मद्रास से भगाना चालू कर देते हैं। तो जो दोनों स्तंभ जो बना हुआ था वो भी हिलने लगता है। तो जल्दी से इंग्लैंड से एक आदमी को भेजा जाता है कि जाओ जल्दी जाके माफ़ी मांगो औरंगजेब से, न तो ये पूरा भारत से हमारा व्यापार का सत्यानाश कर देगा और जो हमारा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है उसे पानी ढाल देगा। तो जॉब चार्नॉक आता है और औरंगजेब से खूब बढ़िया से माफ़ी मांगता है, खूब कान पकड़ के माफ़ी मांगता है, कैसे भी माफ़ी मांग ले कि हमको औरंगजेब माफ़ कर दे। औरंगजेब तो बड़ा क्रूर रहता है, वो माफ़ी तो उसके नाम में होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के नाते औरंगजेब माफ़ी देता है। लेकिन उस सब पे अच्छा खासा संधि बैठाता है, कई तरह का नियम पास करवाता है और 1.5 लाख रुपया उस सब से लेता है कि आपके वजह से मुझे इतना घाटा हुआ है, वो सारा पैसा चुकाइए। तो जॉब चार्नॉक शांति से सारा चीज़ चुका देता है। उसके बाद फिर से व्यवसाय चलने लगता है। फिर 1691 में औरंगजेब एक फरमान दे देता है सबको बंगाल के इलाकों में कि बंगाल के कुछ इलाकों में आप चुंगी रहित व्यापार कीजिए, सालाना कुछ पैसा दे दीजिए। क्योंकि औरंगजेब से अच्छा खासा दोस्ती हो गया था जॉब चार्नॉक का, तो आराम से व्यापार में उस सबको मिल जाता ही ऑफर औरंगजेब के द्वारा। फिर 1695 में एक इस सबको गोल्डन ऑफर मिलता है। बंगाल के जो जमींदार रहते हैं वो उस सबको सूतानाती, गोविंदपुर और कलिकट की जमींदारी दे देते हैं कि आप जाइए वहाँ पे जमींदारी करिए और वहाँ से जो भी कर होता है हमको इकट्ठा करके दे दीजिए। और वो इलाका इनके लिए मुक्त व्यापार की तरह छोड़ दिया जाता है। अभी क्या करते हैं कि कलिकट में अपना पहला किला बनाते हैं जिसका नाम देते हैं फोर्ट विलियम, जिसके पहले प्रेसिडेंट बनाते हैं चार्ल्स आयर को। अब यहाँ से क्या होता है, इनका तीसरा स्तंभ भी लगभग बनना चालू हो जाता है। लेकिन सत्ता में कौन बैठा रहता है? औरंगजेब बैठा रहता है। औरंगजेब के रहते भर में तो स्तंभ तो इसको अपना मान ही नहीं सकते थे कि यहाँ से हम फ्री होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब ये बन जाता है तो 1700 के बाद ये सोचते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए, कुछ दरबार में भी अपना दबदबा बनाया जाए औरंगजेब के दरबार में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि औरंगजेब जिंदा रहता है। ये मौका तब मिलता है जब 1707 में औरंगजेब मर जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता में कोई पावरफुल शासक नहीं बैठ पाया। बहुत समय बाद सत्ता के झगड़े के बाद में फर्रुख सियर बैठता है 1713 में। 1713 में फर्रुख सियर बैठता है, दरबार को चलाता है, लेकिन फर्रुख सियर उतना ताकतवर शासक नहीं निकलता है औरंगजेब की तरह। तो उसको एक प्राणघाती फोड़ा हो गया था, लेकिन यहाँ भारतीय वो ठीक नहीं कर पा रहे थे उसको। तो उस समय उसके दरबार में एक मिशन पहुंचा, जो मिशन था जॉन सरमन के नेतृत्व में। जॉन सरमन के नेतृत्व में मिशन आया जिसमें 2 लोग और आए थे। हैमिल्टन आया था जो एक सर्जन था, और एक और आदमी आया था जो द्विभाषी था, उसका नाम याद रखना एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हैमिल्टन जो है वो फर्रुख सियर के फोड़ा को ठीक कर देता है। इस बात पे फर्रुख सियर बहुत ही खुश हो जाता है कि देखिए एक दरबार में मेरे पर्सन आया जो मुझे ठीक कर दिया। जबकि भारत के जितने भी आयुर्वेदिक जो चिकित्सक थे वो आवाज़ अपना हाथ उठा चुके थे सब कि हम इसको नहीं ठीक कर पाएंगे और फर्रुख सियर इसी फोड़े के कारण मारे जा सकते हैं। लेकिन हैमिल्टन जो है उसको ठीक कर देता है। इसी बात से खुश होकर फर्रुख सियर एक फरमान निकालता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो एक फरमान देता है अंग्रेजों को कि कलकत्ता के आसपास का जितना भी इलाका है उसका राजस्व आप वसूल करके देंगे। जहाँ पे राजस्व वसूली का अधिकार पूर्णतः मुगलों के हाथ में था, वहाँ पे ये अधिकार अब इनको अंग्रेजों को मिल जाता है। वो बहुत अत्याचार करके वहाँ से वसूलते हैं जिसमें इनका ज़्यादा फायदा हो, और वहाँ पे से कुछ पैसे उठाकर मुगल के राजस्व में पहुँचाते हैं। और 3000 वार्षिक बंगाल, उड़ीसा, बिहार मुक्त व्यापार। इसका मतलब ये है कि 3000 वार्षिक कर पर बंगाल मिल जाता है। उस समय बंगाल में ज़्यादा इलाके आते थे, उड़ीसा भी आता था, बिहार भी आता था, बांग्लादेश भी आता था। इतने बड़े इलाके को बंगाल कहा जाता था। इस पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। मात्र 3000 रुपया सालाना देकर वहाँ पे मुक्त व्यापार कर सकते थे। 10,000 वार्षिक कर पे सूरत में मुक्त व्यापार। सूरत शुरू से ही मैंने वीडियो में बताया कि सूरत देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट वाला प्लेस है। वहाँ पुर्तगाली भी अपना आधिपत्य जमाए, वहाँ पे डच भी आए, वहाँ पे अंग्रेज भी आए। वहाँ पे कोठी बनाने के लिए कितना हाथापाई लगा, और वो इतना ज़्यादा व्यापार में प्रॉफिट देता था। वो इलाका मात्र 10,000 रुपये के सालाना पर मुक्त व्यापार के रूप में अंग्रेजों को दे दिया जाता है। बम्बई में कंपनी का ढाला सिक्का मुगल राज्य में मान्य।
बम्बई में अंग्रेजों ने अपना एक टकसाल बैठाया था। टकसाल जहाँ पे वो सिक्का ढालते थे, वो अपने राजा का नाम लिखकर उस सिक्का को ढालते थे और उस सिक्का को मुगल के जितने भी इलाके थे, जो जो मुगल के अंतर्गत वाला क्षेत्र वाला इलाका था, वहाँ पे मान्य कर दिया जाता है। ये बहुत गलत बात हुआ, क्योंकि जहाँ पे मुगल राजाओं का सिक्का चलता था उस वाले सारे क्षेत्र में अंग्रेजों का सिक्का मान्य हो गया था। विदेश में फर्रुखसियर के इस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया है। जब बाद में इतिहासकार लिखे हैं तो वो बताए हैं कि अगर फर्रुखसियर का फरमान अंग्रेजों को नहीं मिलता तो वो भारत में इतना ज़्यादा अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी के नाम से भी जाना जाता है कि उसी के द्वारा ये पूरे बंगाल पे भी अपना आधिपत्य जमाए और तीसरा स्तंभ बनाकर भी तैयार कर लिए। अब पूरा इलाका अब अंग्रेजों के अधीन हो गया, यहाँ का व्यापार पूर्णतः इनके अधीन हो गया। अजल दरबार में आगे चलकर कमज़ोर राजा बैठेंगे और धीरे धीरे ये भारत के हर क्षेत्र को जीतते जाएंगे और अपने अधीन लाएंगे, और एक समय ऐसा रहेगा कि भारत का पूरा इलाका अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। एक बात और जानने लायक है, देखा जाए तो कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम नहीं था, इसका नाम तो वो जो पहले मैंने बताया लंबा चौड़ा वो था। उसके बाद दो और कंपनी आई होती है ब्रिटेन से, क्योंकि रानी ने तो मात्र 15 साल का ही ना आज्ञा पत्र दिया था। उसके बाद दो कंपनियां और आती हैं भारत में इंग्लैंड से, और उन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1833 का अधिनियम लाया जाता है और तीनों ब्रिटेन की कंपनियों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। इसीलिए इसका नाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। और देखा जाए तो सही बात भी है, इस समय के दौरान भारत में और कोई कंपनी रह ही नहीं गई थी। आगे चल के जो फ्रांसीसी आएंगे उसको भी ये लोग वांडी वॉश के द्वारा वॉश कर देंगे, तो भारत में और कोई कंपनी बाहर की रह नहीं पाएगी। इसीलिए इनका नाम फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बोला जाएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है SI श्वेता के नाम पे, वहाँ पे जल्दी ही इन सारे वीडियो के PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।